देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल वर्मा है। ये घटना मेरी जिंदगी की एक खौफनाक सच्चाई को बयां करती है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस रात उस जंगल से गुजरते वक्त मैं किस खौफ से गुजर रहा था। दरअसल ये बात है साल 2016 की, जब मैं खेतीबाड़ी और दुग्ध पदार्थों के व्यापार के सिलसिले में रतौनी गांव गया था। मेरे गांव से वो इलाका लगभग 16 किलोमीटर दूर था। मैं सवेरे सवेरे वहां पर पहुंचा और अपने टेम्पो से सारे ही सामान निकलवा के अच्छे से डिलीवरी कर दिए। पूरा दिन सब कुछ संगठित करने में समय तो लगता ही है और शाम के 3 बजे के करीब हम लोगों ने फसलों की भी चर्चा की। शाम के लगभग 7 बज चुके थे और यही कारण था कि अब हमें निकलना भी था। मेरे साथ मेरा कर्मचारी विनय था। विनय जो कि मेरी ही दुकान में काम करता था। हम दोनों अब वहां से निकलने लगे। हम इस गांव में वैसे तो पहले भी शायद 1-2 बार आ चुके होंगे, पर इस गांव से बहुत हद तक अनजान थे। उस शाम जब हम निकल रहे थे तब उस आदमी ने हमें रोक लिया और कहा, यार इस तरह शाम ढलने के बाद यहाँ से सफ़र मत करिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप चाहें तो आज की रात हमारे ही घर पर बिता सकते हैं। मैंने हंसते हंसते उसकी बातों को टाल दिया और उन्हें कहा, आप फिक्र मत करें, हम कुछ ही देर में अपने गांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने हमें अपनी अंतिम कोशिश तक रोकने का प्रयास किया, पर आज मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी भी था। अंत में उन्होंने हमसे एक बात कही जो कि बहुत ही अजीब थी और बड़ी मुश्किल में डालने वाली भी। उन्होंने कहा, आपको इस गांव से निकलने से पहले सनातन जंगल को पार करना होगा। इस पर मैंने कहा, और आते वक्त तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस पर उन्होंने कहा, जब आप आए थे तब सूर्योदय का समय था और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग आपके साथ थे। अब आप सिर्फ 2 ही लोग हो और रात अपना कहर ढाने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जंगल से गुजरते वक्त अगर कोई भी चीख या चिल्लाहट सुनाई दे तो गाड़ी मत रोकना, और कुछ भी हो जाए गाड़ी के शीशे या दरवाजे उस जंगल में मत खोलना। खैर इसके बाद मैं टेम्पो चलाता हुआ उस गांव को पार करने लगा। दूर दूर तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था। हर तरफ कोहरा अंधेरा और सन्नाटा था। रोशनी तक का कोई अता पता नहीं था। मैं तेज रफ्तार में गाड़ी निकाल रहा था कि तभी करीब 15 मिनट के सफ़र के बाद मुझे सामने एक कच्ची सड़क दिखाई दी, जिसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी। उसके ठीक बगल में एक बोर्ड था जिस पर क्रॉस का निशान था। क्रॉस के निशान होने की वजह से हमारा सबसे पहला ध्यान उसी पर गया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में हमने उसी बोर्ड को पूरी तरह से देखा। हमने देखा उस बोर्ड के क्रॉस के निशान से ठीक बगल में डेंजर फॉरेस्ट लिखा था, जिसका मतलब खतरनाक जंगल। उसे देखने के बाद विनय भी अब थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसने कहा कि मालिक, मैं क्या कहता हूँ, आज रहने देते हैं। मुझे तो माहौल बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। देखो कितनी शांति पसरी हुई है। बेहतर यही है कि हम वापस मुड़ जाएं। मुझे भी वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन तो दिख रहा था, पर फिर भी मैं इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए विनय से कहा, कहाँ यार, तुम भी डर रहे हो? एक जंगल ही तो पार करना है। ऊपर से हमने 20 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया है और अब वापस जाना और भी दुविधा वाला काम है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और अब मैं उस जंगल में दाखिल हो चुका था। पेड़ पौधे हवा के झोंके से लहरा रहे थे और दूर दूर तक सिर्फ मेरे ही टेम्पो के चलने की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी कुछ सियार की आवाज़ों ने हमारे डर को और बढ़ा दिया। दरअसल हमें अब सियारों की आवाज़ें आने लगी थी, जो कि शायद मुंह उठाए आवाज़ें निकाल रहे थे। वो दृश्य तो वाकई बड़ा डरावना सा था। खैर क्या भी किया जा सकता था, क्योंकि जंगल में तो अब तक हम दाखिल हो ही चुके थे। मैं गाड़ी को तेजी से पेड़ों के बीच से निकाल रहा था कि तभी गाड़ी को एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के चक्के के नीचे कोई चीज आ गई हो और कुचल गई हो। अब गाड़ी बढ़ाने पर भी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद अंदर कुचली हुई चीज चक्के में फंसी हुई थी। यही देखने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने टॉर्च की रोशनी में जो अब चक्कों के नीचे फंसे देखा, उसे देखकर तो जैसे मेरी सांसें थम गई और मेरा कलेजा जैसे बाहर सा आ गया। मैंने देखा एक इंसानी सिर
मेरे गाड़ी के पहियों में फंसा था। और सबसे हिला देने वाली बात तो ये थी कि वो सिर मुस्कुरा रहा था। ये सब कल्पना करने के मात्र से ही शरीर में सिरहन जाग उठता है। ये तो फिर भी मैं सब हकीकत में झेल रहा था। फिर इसके बाद मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठा और विनय को शोर करने से मना किया। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई कराहते हुए मुझसे कह रहा हो कि मैं गाड़ी ना बढ़ाऊं। पर मुझे क्या फ़र्क पड़ना था। मैं किसी तरह मशक्कत करता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा जा रहा था। तभी मुझे नीचे से किसी ने बड़ी जोर से चीखते हुए कहा, गाड़ी रोको वरना मरेगा। आवाज़ बहुत हद तक हिलाकर रख देने वाली थी, पर आगे तो अब बहुत कुछ होना बाकी था। आगे अब कितना कुछ भयानक घटने वाला था, इस बात का हमें कोई अंदाजा भी नहीं था शायद। मैंने विनय को कहा, देखो मुझे लगता है टेम्पो से आगे जाना ठीक नहीं है। तभी उसने मेरी बात को काटते हुए मुझे फौरन जवाब दिया कि टेम्पो से आगे जाना नहीं, बल्कि आगे यहाँ से जाना ही ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। मैंने कहा, चलो उतर कर देखते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ही गाड़ी से नीचे उतरे। अब मुझे भी डर का एहसास हो रहा था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि हम फंसे चुके थे आधी रात को एक सुनसान जंगल में। हम दोनों टॉर्च की हल्की रोशनी में भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे। कहीं कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने हमें धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा। हमने इस बार उस धुएं के पार जिसको देखा, उसे देखकर हमारे दिल की लगभग धड़कनें बंद हो चुकी थी। हमने देखा एक सिर कटा आदमी उस धुएं में खड़ा है, और धुएं के ऊपर उड़ते ही वो शख्स वहां से गायब हो गया। हम दोनों पीछे हट गए कि तभी वो नज़ारा जैसे एकदम से बदल सा गया। हमें अब कीड़ों की कट कट की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी, और उसी बीच पीछे से कोई टेम्पो के आने की आवाज़ आई जो लगातार हॉर्न बजाए जा रही थी। टेम्पो बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही थी, और मैंने ये समझा कि शायद कोई दूसरा टेम्पो ड्राइवर है जो इस जंगल से गुजर रहा है। मैंने उससे तुरंत मदद मांगने की सोची, पर इससे पहले कि मैं हाथ दिखाता या कुछ करता कि मेरे आगे और टेम्पो के ठीक सामने खड़े विनय को वो टेम्पो कुचलता हुआ सीधे पेड़ से जा टकराया, और टकराने के साथ ही विनय की एक दर्दनाक चीख निकल गई। इसके बाद तो जैसे मेरे मौत का समय शुरू हो चुका था। डर के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और गाड़ी के पास गया, पर गाड़ी के नंबर प्लेट पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा तो पाया कि ये टेम्पो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। मैं भागता हुआ टेम्पो के ड्राइविंग सीट की तरफ गया तो देखा वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था, और विनय की सिरकटी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब तो मेरी हैरानी की सारी हदें पार हो गई थी। मैं समझ गया कि ये सब किसी शैतानी शक्ति का खेल है। विनय तो अब मौत के घाट उतर चुका था, और उसके मौत के गम को मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तो वो मेरा अच्छा साथी था, और दूसरा कि मेरी ही वजह से उसका ये हाल हुआ था। इसके बाद मैं वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगा। मैं लगातार भागे जा रहा था कि तभी सामने कुछ देखकर मेरे पैर जैसे जम से गए। मैंने देखा सामने बेजोड़ अंधकार में धुआं निकल रहा है, और उसी धुएं में वही एक 6 फुट वाला सिर कटा हुआ आदमी खड़ा है, जिसके हाथों में कुत्तों के पट्टे हैं जो लगातार मेरी तरफ भौंके जा रहे थे। उस आदमी ने अचानक अपने हाथ से उस पट्टे को छोड़ा, और उसके बाद वो सारे कुत्ते मेरी तरफ किसी गोश्त को देखकर भागे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके हत्थे चढ़ते ही जैसे वो मुझे फाड़े डालेंगे। मैं भी डर के मारे इधर उधर भागने लगा। भागते भागते कुछ आगे जाकर मुझे एक नाला दिखा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसी नाले में छुप गया। फिर उसी समय पता नहीं प्रकृति को क्या मंजूर था कि हवाएं भी रफ्तार पकड़ने लगी और बिजलियां लगातार कड़क रही थी। तभी मुझे किसी ने जोर से पुकारा। वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मैं ऊपर आकर उस आवाज़ के पास गया तो पाया कि विनय सामने खड़ा था। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि विनय जिंदा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसकी सरकटी लाश देखी थी। विनय ने मुझसे फौरन कहा,
मालिक जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ हर रात काला हवन होता है। जिस समय अगर कोई भी जीवित प्राणी इस जंगल में मौजूद होता है तो वो अपने आप ही यहाँ से खिंचा चला आता है और उसके बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। मैंने उससे पूछा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो उसने कहा, भ्रमित होने के कारण मैं पता नहीं कैसे पर जंगल के सुराती छोर पर जा पहुंचा और मैं भागता हुआ आगे किसी से मदद मांगने गया तो देखा कि एक जीप से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। पहले तो उन्होंने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि मैं इतनी देर रात इस खतरनाक जंगल के सामने क्या कर रहा हूँ, पर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें भी मदद करने की आस जगी। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया और अभी वो यहाँ से बाहर रुके हुए हैं और मुझे इसे पार करने का रास्ता भी मालूम है। आप बस बिना पल के झपकाए मेरे पीछे पीछे चलें और किसी भी आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर ना करें। उसके बाद मुझे पीछे से कई आवाज़ें और चहल पहल चीख की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर मैंने किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था एक गलती हमारी ज़िंदगी को मौत के घाट उतार सकती थी। कुछ 20 मिनट छुपते छुपाते चलने के बाद मैं एक जगह पर पहुंचा और देखा कि सामने कुछ लोग गाड़ी में बड़े डरे हुए हालत में बैठे हैं। तभी पीछे से जोर से गुर्राहट की आवाज़ें आने लगी। हम दोनों बड़ी रफ्तार में भागते हुए उस जीप में बैठ गए और ड्राइवर ने बड़ी तेजी से गाड़ी भगाना शुरू किया। हम लोग साइड मिरर और पीछे की तरफ ये साफ साफ देख पा रहे थे कि किस तरह प्रेतों का एक समूह हमारे पीछे पड़ा था और सबका सिर कटा हुआ था, जो और भी भयानक मालूम पड़ रहा था। अगर गाड़ी गलती से भी बंद पड़ जाती तब हमारा मरना तय था। खैर किस्मत के साथ होने के कारण गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और जंगल के पार होते ही वो सब एक धुआं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गए। फिर जाकर हमारी जान में जान आई। इसके बाद से उस जीप में बैठे कुछ लोगों ने इस घटना के होने के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा, तकरीबन कुछ साल पहले बारातियों का एक समूह यहाँ से गुजर रहा था, पर उसी दिन पेड़ की कटाई भी चालू थी। बहुत से पेड़ लगभग कटे खड़े थे, पर यात्री इससे अनजान थे। देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। दरअसल एक साथ कई पेड़ गिर गए और काफ़ी यात्रियों की तो समय पर ही मौत हो गई। इस किस्से के बाद हर जगह मातम का माहौल था, पर लोग भी इसे समय के साथ भूलने लगे। एक साल बाद जब एक बार फिर जंगलों में लकड़हारों का आना जाना शुरू हुआ तो इस बार सब कुछ बहुत ही अजीब था। वो कहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में भी पेड़ अपने आप कटकर गिर चुके होते और कई जगह उन्हें सिर कटा हुआ मिलता और फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता। इसके बाद से इस जंगल को श्रापित माना जाने लगा। लोगों के मुताबिक इसके बाद जो भी उस जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया, पर कुछ इक्के दुक्के आपके जैसे खुशकिस्मत लोग अगर बच जाते हैं तो उनकी आत्मकथा कुछ इसी तरह की होती है। फिर दोस्तों उसकी अगली सुबह मैं अपने गांव के एक पूरे समूह के साथ आया, क्योंकि उस जंगल का खौफ अब तक मेरे जहन में बरकरार है और आगे भी रहेगा। और अब मैं समझ चुका हूँ कि जंगल क्यों खतरनाक है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।